Let's start with the chapter 1 accounting principle. बेसिकली आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये चैप्टर में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग पहले हमें समझ में आना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग को वी आर टर्मिनोलॉजी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. बुक्स ऑफ अकाउंट किसके ऊपर डिपेंड है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटेंसी या व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटिंग. एनीवन कैन गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. किसी को आइडिया है कि अकाउंटिंग क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज द अकाउंटिंग? एनीवन नो? प्लीज मेक द इंटरेक्शन. तो थोड़ा सा हमारा ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिकॉज ये काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इसमें हम काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स यदि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी से स्टडी करेंगे. अकाउंटिंग मीन्स क्या? इन जनरल टॉपिक अकाउंटिंग मीन्स साक्षी Income against expenses. क्या आपने बताया? स्वर्णा Income against expenses. इनकम अगेंस्ट एक्सपेंसेस. ओके, बट अकाउंटिंग मीन्स क्या? इट इज ए कैलकुलेशन. अकाउंटिंग मीन्स क्या? कैलकुलेशन. अकाउंटिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ऐड और लेस करते हैं ना. यस या नो? Yes, sir. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? जनरली क्या करते हैं अकाउंटिंग में? ऐड एंड लेस. हम लोग क्या करते हैं? ऐड एंड लेस करते हैं. क्लियर? अकाउंटिंग आपका क्या होता है? जब हम किसी भी चीज का टोटल करते हैं. टोटल करते हैं ना? यस या नो? जब हम लोग बैलेंस शीट में भी क्या करते हैं? टोटल करते हैं. बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, एसेट साइड का टोटल करते हैं और दोनों टोटल हम क्या करते हैं? मैच करते हैं. जब हमारा दोनों साइड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों टैली होता है तो आपकी बैलेंस शीट टैली होती है. इसका मतलब आपने क्या किया? कैलकुलेशन किया. यस या नो? आपने क्या Yes. किया? कैलकुलेशन किया. मतलब आपने क्या किया? अकाउंटिंग किया. आपने क्या किया? प्लस और माइनस किया, ऐड और लेस किया. इसका मतलब अकाउंटिंग क्या होता है कि दैट इज इट इज ए डिपेंड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट. इसके ऊपर डिपेंड है अकाउंटिंग. डेबिट और क्रेडिट के ऊपर डिपेंड है. लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट का क्या होता है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होता है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है. राइट? तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज आर्ट. अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है. किसका? अकाउंटिंग इज आर्ट फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. जो भी आपके बिजनेस हो, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होते हैं. किसी का सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है, किसी का पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी का जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस. या हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है या पद संस्था है, एवरीवेयर यू कैन सी द अकाउंटिंग. यस या नो? एवरीवेयर यू सी द अकाउंटिंग. हर जगह अकाउंटिंग होता है. Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. Right? Everywhere we are making the financial statement. So now, madam, everywhere we are making the financial statement. Yes, sir. Yes, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी हमें क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिपेंड ऑन दी दैट इज ए यूनिट. आपका किस टाइप का यूनिट है? आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका सर्विस यूनिट है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। यदि आपका इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होगा। यदि आपका सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस यूनिट है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका डिफरेंस होगा। दैट इज ए डिपेंड ऑन दी, दैट इज ए लेआउट ऑफ द बिजनेस। लेकिन एंड ऑफ द डे सबको क्या फॉलो करना पड़ता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन विदाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, राइट? हम खुद के टर्मिनोलॉजी वहां पे ऐड नहीं कर सकते, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। और सबसे पहला अकाउंटिंग आने से पहले सबसे बेस ऑफ द अकाउंटिंग क्या था? दैट इज ए बुक कीपिंग। क्या बेस था? बुक कीपिंग। यू नो वेल bookkeeping? Anyone can know what is the bookkeeping? किसी को आइडिया है bookkeeping क्या है? By which we record the business transactions. Yes, we are record the business transaction, and this is the first book. Yes or no? Bookkeeping is the first book. Bookkeeping is a first book. हम लोग bookkeeping से ही अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा फाउंडेशन, हमारी प्राइमरी बुक कौन सी होती है? बुक कीपिंग होती है। तो बुक कीपिंग इज ए फर्स्ट प्राइमरी बुक, एंड बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द डेली बेसिस। तो हम जो डेली बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी जो बुक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि बुक कीपिंग जहां पे एंड होता है, बुक कीपिंग जहां पे एंड होता है वहां से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। बुक कीपिंग जहां एंड होता है वहां से फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यू नो द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल किसी को आइडिया है? व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल? आपने देखा होगा अकाउंटिंग जब आप करते हो तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? मैनुअली जर्नल एंट्री करते हैं। और जर्नल एंट्री को किस में पोस्टिंग करते हैं? लेजर में। और लेजर को किस में पोस्टिंग करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बेस में हम क्या बनाते हैं? वी आर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या आया? ट्रांजेक्शन आया। ट्रांजेक्शन के बेस पे क्या आया? जर्नल एंट्री किया हमने। और जर्नल एंट्री के बेस पे हमने जर्नल एंट्री के बेस पे क्या बनाया? लेजर पोस्टिंग किया। और लेजर के बेस पे क्या प्रिपेयर किया? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमने क्या प्रिपेयर किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। यदि हमारा इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, यदि हमारा सर्विस बेस है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? ये हम लोग अकाउंटिंग साइकिल, मतलब सिंपली हमारे पास ट्रांजेक्शन जब आया, जैसे हमने ₹5,000 डिपोजिटेड इनटू द आईसीआईसीआई बैंक, 5,000 हमने आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम लोग नॉर्मल क्या हो गया? ये ट्रांजेक्शन हुआ, राइट? तो ये इसका एंट्री क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कहां पे पैसा डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट किया। तो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या हो गया आपका? बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन इस बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी। फिर जर्नल एंट्री को आपको लेजर में पोस्टिंग करनी होगी। जब आप लेजर में पोस्टिंग करोगे तो आपका एक आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट बनेगा और एक आपका दैट इज ए कैश अकाउंट बनेगा। फिर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। तो फिर कैश का कितना बैलेंस है और बैंक का कितना बैलेंस है वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। और फिर उसके बेस पे क्या तैयार करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बनेगा। तो जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस एंड होता है वहां पे आपका बुक कीपिंग क्लोज हो जाता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा क्या पार्ट आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट आता है। तो दैट इज कमिंग टू द बेस ऑफ बुक कीपिंग और दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग साइकिल। आई होप क्लियर टू ऑल। समझा यहां तक? हेलो? Yes, sir. ओके, नाउ आपके सेकेंड यहाँ पे दिया है accountancy is the process of classifying, summarizing, interpreting the financial result and financial position of the business, and accounting is often
is called the, that is a accounting language language of business. बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है. मतलब अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हमें अकाउंटिंग को करना जरूरी होता है. जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं तो उसको प्रोसेस में हमको दैट इज उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, उसको समराइजिंग करना पड़ता है, इंटरप्रेटिंग करना पड़ता है, और ऑन द बेस ऑफ, जब उसका बेस कब होता है? जब हमारा फाइनल सेल स्टेटमेंट बनता है, फिर हमें एंड ऑफ द डे मालूम पड़ता है कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, हमारे पास कितना टोटल आउटस्टैंडिंग डेटर है, कितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर को पेमेंट करना है, हमारे पास टोटल कैपिटल कितना है, हमारे पास कितने हमें हमारे प्रोविजनल लायबिलिटीज क्या है. ओके, इसके अलावा हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं, राइट. ये सभी चीजें एंड ऑफ द डे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस क्या है, या हमारे पास टोटल ईयर में हमने कितने एक्सपेंसेस किए, कितने हमारे इनडायरेक्ट इनकम है. ओवरऑल हमारा समराइज जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा एग्जैक्ट फाइनेंशियल वैल्यूज क्या है. तो हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल वैल्यूज को एनालिसिस करना है तो आपको क्या प्रिपेयर करना जरूरी होता है? एंड ऑफ द ईयर क्या प्रिपेयर करना जरूरी होगा? यदि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल वैल्यू एनालिसिस करना है होल ईयर का वैल्यू एनालिसिस करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना जरूरी है? अकाउंटिंग करना जरूरी है. यस या नो? जब आप 365 डेज का अकाउंटिंग करेंगे तभी आप एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यदि आपने I ask you question, anyone can give the answer. यदि हम लोग डेली मंथ वाइज वाउचर नहीं प्रिपेयर करते, मान लो एक सोसाइटी है, वो एबीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी के अंदर हम लोग अप्रैल मई जून जुलाई के जो भी एक्सपेंसेस है उसके वाउचर मेंटेन नहीं करेंगे, कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे, और एंड ऑफ द डे जो है केवल बैंक से पैसे आ रहे जा रहे और स्टेटमेंट हमारे पास है, क्या एंड ऑफ द डे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली बना सकेंगे? No, No, sir. sir. क्या आपको लगता है कि केवल हमने बैंक की ट्रांजैक्शन कर दी है लेकिन हमने जो पैसा निकाला उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे वाउचर्स नहीं है, हमने मेंटेनेंस कितना कलेक्ट किया उसका कहीं पे हमने मैनुअल रिकॉर्ड नहीं रखा है, किसका आउटस्टैंडिंग कितना, किसके पास से कितना आने वाला है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है. जिसने दिया उसका बैंक में एंट्री है, जिसने नहीं दिया उसका नहीं रिकॉर्ड है. क्या हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द डे इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे? No, sir. नहीं कर पाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसका मतलब हमको 365 डेज का अकाउंटिंग करना है. कितने डेज का अकाउंटिंग करना है? 365 डेज का अकाउंटिंग करना है. हम केवल 365 डेज का अकाउंटिंग नहीं करेंगे. हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी एक डे में ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, नो ट्रांजैक्शन, लेकिन हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कितने दिन का है? 365 डेज का अकाउंटिंग प्रोसेस है. यदि ये अकाउंटिंग प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो ही जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग ऑन टाइम प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कोऑपरेटिव नॉर्म्स है उस नॉर्म को हम फुलफिल कर सकते हैं. जो कोऑपरेटिव ईयर है और 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके बाद हम 45 डेज के अंदर अकाउंटिंग कर सकते हैं. 31 जुलाई तक हम ऑडिट कर सकते हैं और 30 सितंबर तक हम जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. लेकिन यदि सिस्टम फ्रेमवर्क में नहीं रहेगा तो हमको जनरल बॉडी भी हम टाइम पे कंप्लीट नहीं ले पाते हैं. इसका रीजन एक ही होता है, दैट इज ए प्रॉपर रिकॉर्ड एंड डेटाबेस आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं है. कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट गुड, और उसमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन का वीकनेस पार्ट आता है. तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज सिस्टमैटिकली होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी डेटाबेस सिस्टमैटिकली प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो ही आपको प्रॉपर आउटपुट एग्जिट मिलेगा. अदरवाइज यू हैव टू फेस द ट्रबल्स इन द अकाउंटेंसी. That is second point, accountancy. The third is
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है जनरल बॉडी मीटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जनरल बॉडी मीटिंग। जब हम लोग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने प्रेजेंट करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का यदि जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो इस जनरल बॉडी मीटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने प्रेजेंट करते हैं? तो बता सकता है? सभी मेंबर के Society सामने। members. सभी मेंबर के सामने। क्यों प्रेजेंट करते हैं? Why you presenting the financial statement in the front of all the member? क्यों प्रेजेंट करते हैं हम? सो इनकम इज एक्सपेंसेस, मतलब क्रेडिट वर्सेस डेबिट कितने हुए वो स्टेटमेंट देने के लिए फाइनेंशियल स्टेट। बट एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या है? दे शुड नो, यस या नो। उनको अवेयरनेस देना कि हमारी सोसाइटी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यस या नो। बिकॉज जो सोसाइटी के मेंबर है ना, करेक्ट, वो सोसाइटी के मेंबर है, और यदि सोसाइटी के मेंबर है तो सोसाइटी के मेंबर होने की वजह से उनको फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होना चाहिए, यस या नो। इसके लिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देना जरूरी है कि जो हमारा करंट सिनेरियो है। इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजिंग कमेटी, ऑफिस बेरर, जब आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तभी आप फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हो कि हमें फ्यूचर प्लानिंग क्या करना है, यस या नो। यस सर। आगे का बजट हम कब बनाते हैं, कब प्लान करते हैं? जब आपके पास रिपोर्ट रहेगा तब, यस या नो। यस सर। राइट। तो आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट होना जरूरी होता है। जब आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है तब हमें मालूम पड़ता है यार आगे हमें ये प्लान करना है। जैसे एज ए इंडिविजुअल, साक्षी, यू आर मेकिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आप खुद का रिटर्न फाइल करते हो? यस सर। करते हैं ना? या राइट। Swarna madam, you have done your income tax return file, yes या no? Yes, sir. सभी अपने अपने खुद के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से क्या मालूम पड़ता है? मैंने साल भर में कितना इनकम जनरेट किया, मेरा इनकम क्या है, मैंने सैलरी से कितना अर्न किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या जनरेट किया, और फिर हमको मालूम पड़ता है अरे मैंने साल में इतना कमाया, इतने पे मेरे को टैक्स आ रहा है, यस या नो, राइट ना? Yes, sir. लेकिन अब हम सोचते हैं यार टैक्स बचे कैसे? हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या, एफडी किया है क्या, मेडिक्लेम है क्या? फिर वो एडजस्ट करके हमारा टैक्स सेविंग होता है अंडर सेक्शन 80G। तो डिडक्शंस आते हैं, आपके इनकम्स क्या है। यदि आपके एक्सेस इनकम है तो आपको गवर्नमेंट बोलता है भाई हमको भी टैक्स भरो, यस या नो, बराबर? क्योंकि आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो तो यू नीड टू पे द टैक्स, बराबर है? यदि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के ऊपर जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट को भी क्या भरना है? टैक्स भरना है। लेकिन इन द सिंपल लॉजिक आपको कब मालूम पड़ता है? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको मालूम पड़ता है ना आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यस या नो? यस सर। और आपको बैंक के पास आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे क्या डिमांड करे? फॉर्म 16। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, आपका Right. रिटर्न फाइल मांगेगा कि भाई आपने आपका रिटर्न फाइल दीजिए, फॉर्म 16 दीजिए कि भाई आपका रेवेन्यूज क्या है, आपका इनकम क्या है। कि आप बोलोगे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं, उसके बेस पे आपको लोन दे देगा? No, sir. आपका रिकॉर्ड मांगेगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन मांगेगा। वैसे ही कंपनी या एनी सोसाइटीज, ओके, उसका भी क्या लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन लगता है कि भाई हमें किसी को रिप्रेजेंट करना, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना। तो सोसाइटी का करेंट सिनेरियो क्या है, सोसाइटी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और वो इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। और वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपका एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
is a part of accounting, financial statement is a part of accounting, or that is a audit report is a part of audit. दो चीजें, दोनों टेक्नोलॉजी आपको समझा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिट रिपोर्ट इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट. जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो ऑडिटर क्या प्रिपेयर करता है? ऑडिट रिपोर्ट. और अकाउंटिंग, जो हमने अकाउंटिंग किया है उसके बेस पे क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? Yes. This four terms is clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मली यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे आप अकाउंट्स के, तो वहां पे बुक कीपिंग को फोकस किया है और वहां पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग दिया हुआ है. तो ये जनरल है, आपको पढ़ के लेना है. ओके, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं. व्हाट इज द बुक कीपिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग. तो ये आपको बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स मालूम होने जरूरी है. इट इज अ फैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन accuracy in the detail. Entry of every transaction in the book must be clear, so the nature of each transaction could be understood promptly and any future date. And the books of accounts should be maintained so that the business result of the transaction of given period could be determined. The system of bookkeeping should be very simple and easy and avoid the laborious task. Clear? तो normally क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग जो दिया है ये हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं. एनी डाउट्स एनीवन इन द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग? नाउ कम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? यदि हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है. यदि हम लोग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट होता है कि हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं. वैसे ही बुक कीपिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट यही होता है, टू क्रिएट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. यदि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इजी होगा. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था. यस या नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी हो जाएगा बनाना. विजय रेडी हो? इजी होगा कि नहीं? Yes, sir. Clear? To record of effective such transaction in given period, so it's make it possible to ascertain of net profit of all business transaction and that is the financial status of given date accurately. मतलब कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो उसका एक ही पर्पज होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो भी आप परचेस कर रहे हो, दैट इज क्या आप परचेस मतलब आप सोसाइटी, यदि हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल परचेस करते हैं या क्लीनिंग मटेरियल परचेस करते हैं. तो जो भी हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसका भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए. या हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस है, या आपका सोसाइटी के लिए कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए वाटर पंप मशीन परचेस कर रहे हैं. यू नीड टू द दैट इज रिकॉर्ड्स. आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, क्योंकि आप रिकॉर्ड जब तक नहीं मेंटेन करोगे तब तक हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. यदि हम बात करते हैं इसका मेन पर्पज यदि होता है, यदि हम लोग प्रॉपर बुक कीपिंग करते हैं तो हमारा एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो वहां पे हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है. और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में एग्जिट दैट इज आवर लायबिलिटीज क्या है, आवर एसेट्स क्या है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आने वाला फ्यूचर दैट इज ब्राइट है कि कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें काफी स्ट्रांगनेस करना, वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन काफी वीक है. तो ये चीजें हमें कब मालूम पड़ेगा, जब हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखेंगे, तभी हमें एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना काफी इजी हो सकता है. तो बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग. एनीवन एनी डाउट्स?
हेलो, No, sir. ओके, दैट इज कम इन द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे बस आपको समझना है इन शॉर्ट कि अकाउंट्स के कितने ब्रांच है। अकाउंट्स के कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांच। फाइनेंशियल अकाउंट जो आप पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 16 में, और चैप्टर नंबर 17 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आपके सब्जेक्ट में है पेपर 1 में, पेपर 2 में अकाउंट्स में ही है। चैप्टर नंबर 16 में आप कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और 17 में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में अंडरस्टैंड करते हैं कि अकाउंट्स के 3 ब्रांच होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है कॉस्ट शीट, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है रेशियो एनालिसिस। समझना? अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल और बता दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको डिटरमाइन करना है, किसी भी प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना है, तो आप कौन सा अकाउंटिंग यूज करोगे तीनों में? एनीवन कैन गिव द Cost accounting. यदि ये आपके सामने क्या दिख रहा है, क्या है? वाटर बॉटल, हाँ, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल है। इसका कॉस्ट क्या है मार्केट में? आप परचेस करने जाते हो पानी का ये बॉटल, कितना कॉस्ट है इसका? 20 रुपीज। ये छोटा बॉटल है, बड़ा नहीं है। 10 10 रुपीज। 10 10 10। 10 रुपीज। ओके, अभी 10 रुपीज का जो बॉटल है हम लोग लेते हैं और ड्रिंक करते हैं वाटर। अब मुझे बताइए, क्या एक्चुअल कॉस्ट इसका 10 रुपीज होगा? नो। No, sir. नो सर। अब एक्चुअल कॉस्ट में 10 रुपीज नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। जब हमें किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट मालूम पड़ जाएगा, तब हम 10,000 यूनिट बनाना है, 20,000 यूनिट बनाना है, हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हमें किसी एक प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट मालूम होना चाहिए। जब हमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक यूनिट का कॉस्ट मालूम पड़ेगा, एक यूनिट का, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 यूनिट। जब आपको किसी एक यूनिट का कॉस्ट आपको समझ में आएगा, तब आप 10,000 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और वहां पे आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस जब डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करते हैं, टैक्स भी ऐड करते हैं, प्राइस भी ऐड करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करते हैं। इसलिए आपने कॉमर्स वालों को आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा, दैट इज ओसी में, ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स में, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर, और होलसेलर के लेवल में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, राइट ना? तो ये आपका काफी एक लेबल हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज को करते हैं, तो वहां पे आपको डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, और हमको मालूम पड़ता है कि इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। जब हमें कभी कॉस्टिंग करना है, तो कॉस्टिंग में आपको ये डिटर्मिनेशन हो जा रहा है कि यार ये बॉटल को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट जा रहा है। जब हमें किसी एक यूनिट का कॉस्ट समझ में आता है, तो हम लोग 100 यूनिट के कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? समझा सबको कॉस्ट अकाउंटिंग? यस या नो? यस सर। साक्षी, एनी डाउट्स? No, sir, please. ओके, नेक्स्ट, दैट इज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने सुना भी होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि
मेरा करंट रेशो 2:1 है, यस या नो? सुना है ना ये वर्ड, करंट रेशो? हमारे कंपनी का करंट रेशो 2:1 है। कोई बता सकता है व्हाट इज द 2:1? या हम बोलते हैं हमारा नेट प्रॉफिट 60% है। परसेंटेज में आप बात करते हो कि नहीं करते? यस यस या सर, नो? यस सर। जब हम किसी भी चीज को परसेंटेज में बात करते हैं तो वहां पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, राइट? यदि मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि हमारा प्रॉफिट फिगर क्या है? सर हमारा लास्ट ईयर 40% प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमारा 60% प्रॉफिट है। तो एमडी को क्या समझेगा, चेयरमैन को क्या समझेगा? अरे यार लास्ट ईयर 40 था, इस साल 60 हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा। यस या नो? राइट सर। मतलब 40% और 60% बीच में कितने परसेंट का प्रॉफिट बढ़ा? 20%। 20%। तो 20% यदि परसेंटेज में बढ़ा तो रुपीज में बढ़ेगा ही। यस या नो? यस सर। सोना मैडम, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा रुपीज में? Yes, sir. बढ़ेगा ही। ओके, तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट अकाउंट। मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील विद द फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है फ्यूचर में, आपको फ्यूचर थिंग्स बताता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद द करंट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद द पास्ट। यदि हम लोग जनरली बात करते हैं, आपको लॉजिक कंसेप्ट याद रखना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील विद फ्यूचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे डील करता है? फ्यूचर के साथ। कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद द करंट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद द पास्ट। यस या नो? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, दैट इज कॉल्ड द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। बेसिकली आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो पार्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस। देखो अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के इमेज में? क्या दिख रहा है? एनीवन कैन जज? लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेज है वहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है? वेइंग मशीन। हाँ, वेइंग मशीन। दोनों बैलेंसेस आप क्या देख रहे हो? इक्वल है? यस। यस या नो? क्या ऊपर नीचे है? क्या ऐसा है ऊपर नीचे? No, sir. इक्वल है? हेलो, इक्वल है। इसका मतलब आपका दैट इज यदि ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी इजीली, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, या बैलेंस शीट है, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए ओके आपके लिए काफी इजी टास्क हो जाता है जब आपके सामने ट्रायल बैलेंस मिलेगा। और ट्रायल बैलेंस आपको मिलने के बाद ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका टैली हो। और ये काफी इजी हो जाता है जब हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना। आप लोग यदि टैली सॉफ्टवेयर कोई यूज करता होगा तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग सीधा एंट्री पास करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है। यस या नो? Yes, sir. और ऑटोमेटिकली आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, ये सब आपका इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है। ओनली यू हैव टू मेक द पोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वाउचर। आप वाउचर्स के थ्रू एंट्री करते हो, आप जब लेजर्स क्रिएट करते हो, लेजर्स से पोस्टिंग करते हो, ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है स्पेशली इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन बेस ऑफ दैट इज सेम कि आपको दैट इज प्रोसेस यही होता है कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा तब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी इजी होता है। नेक्स्ट, ये 4 कोऑर्डिनेट ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे
स्टार्टिंग में सोलना ने बताया सर इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस ठीक है, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस ये दो पहलू है। जैसे एक कॉइन है, तो कॉइन को एक हेड होता है एक टेल होता है, बराबर ना? ये नो कॉइन है, Yes. कॉइन को एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, और जब हम लोग टॉस उड़ाते हैं तो एक ही विनर होता है, या हेड आएगा या टेल आएगा, बराबर ना? ये नो राइट? तो वैसे ही यहाँ पे आप परचेस करने जाओगे तो आपको एक एक्सपेंसेस ही होने वाला है, इनकम तो होने वाला नहीं है। यस या नो? आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हो, शॉप में आप परचेस करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा? वो एक्सपेंसेस ही रहेगा। यस या नो? Yes, sir. एक्सपेंसेस भी होगा और इनकम भी होगा, दोनों रहेगा। Expense. एक ही रहेगा, कौन? एक ही वे होगा। इसका मतलब आपके लिए मान लो एक्सपेंसेस है, तो शॉपकीपर के लिए क्या है? जिसके पास से आप परचेस कर रहे हो Income. उसके लिए इनकम होगा। तो वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होती है, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ अकाउंटिंग, इनकम और एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये फोर कोऑर्डिनेट हमको अकाउंटिंग में यूज करनी पड़ती है, और ये फोर कोऑर्डिनेट हम यदि यूज करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग हम प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे से कर सकते हैं। क्लियर? अभी यदि हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं तो इनकम और एक्सपेंसेस के बेस पे हम लोग कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? एनीवन कैन टेल मी? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? Income and expenditure. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एसेट्स एंड लायबिलिटी के बेस पे क्या बनेगा? Balance sheet. यस, एसेट्स एंड लायबिलिटी के बेस पे क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। राइट? आपको समझ में आया? दिस फोर कोऑर्डिनेट मतलब एक तो एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करेगा, और इनकम एंड एक्सपेंसेस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट फोर कोऑर्डिनेट है। यस या नो? Yes, sir. Okay. So now come with the कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द बुक कीपिंग आपके टेक्स्ट बुक में भी है, मैंने कुछ ही लिया है यहाँ पे सम पॉइंट्स। ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे थोड़ा ब्रेन का आपको यूज करने, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, नेटवर्थ क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंसी, गुडविल। ये आपको टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके बुक में दैट इज दिया हुआ पेज नंबर 1.2 और पेज नंबर 1.3 पे दिया हुआ है। इसको एक बार जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स, और 1.4 आप एक बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए। राइट? और ये क्योंकि हम लोग जब तक किसी भी चीज को पढ़ेंगे नहीं, रिफर करेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं जो क्लियर नहीं होते। वो आपको जब आप स्टडी करते हो, जब हम लोग रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो काफी क्लियर हो जाते हैं। और फिर भी नहीं समझा तो आप नेक्स्ट सेशन में मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन एक बार आप पढ़ो। आपके बुक में दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंस टर्म इन द बुक कीपिंग। राइट? यस या नो? दिया है कि नहीं दिया है? है ना टेक्स्ट बुक में? which page sir? हेलो? Hello, which page sir? हाँ, पेज Which नंबर 1.2 के एंड में पॉइंट नंबर 1.4, और फिर पेज नंबर 1.3 पे, और फिर पेज नंबर 1.4 पे दिया हुआ है। टोटल 33 टर्म्स दिए। कितने टर्म्स दिए? 33 33 टर्म्स दिए। एक बार आप पढ़िए। क्लियर? yeah और कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार पढ़िए आप 33 टर्म। क्लियर? yeah Yes, sir.
अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं, जो उसके नीचे दिया है दिया है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया है, यस या नो? आपके बुक में देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया है, Yes, sir, दिया है. राइट? टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप नोट करना है तो नोट कर सकते हो. क्वेश्चन क्या रहता है? डिफाइन द अकाउंट्स. क्या आता है? डिफाइन द अकाउंट्स, क्वेश्चन मार्क, और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. क्या क्वेश्चन है? डिफाइन द अकाउंट्स और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन द अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट. अब टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सेम है, यस या नो? यस सर. बट हमें समझ में आना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पूछा है कि क्लासिफिकेशन. अब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन का मीनिंग अलग, टाइप्स का मीनिंग अलग, फिर हम क्वेश्चन कुछ और पूछा, लिखते हम कुछ और है. ऐसा नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे ही मिल रहा है, ठीक है, और 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है आपने. तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, तो आजू बाजू वाले का क्या लिख रहा है उससे नहीं देखना, अपना खुद का लिखने. ओके, और अपने आप पे खुद के ऊपर क्या रखने का? कॉन्फिडेंस रखने का कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हो सकता है, और हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, राइट? हम बाजू वाले पे भरोसा रख के एग्जाम का पेपर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नैया हम प्रॉब्लम आ सकता है. ओके, तो हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और एग्जाम में परफॉर्म करना है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है कि हमें टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है और टेक्स्ट बुक को पढ़ना है. टेक्स्ट बुक को हम पढ़ेंगे, रिफर करेंगे, तो काफी टर्म्स हमें क्लियर हो जाता है. तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिया हुआ है, आपको एक अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन, एंटिटी एंड थिंग्स व्हाट इज रिप्रेजेंट. ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यदि हम लोग बात करते, पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते नॉर्मली कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? 3 types. 3 टाइप्स के, बराबर है. लेकिन देखा जाए तो नॉर्मली 2 ही टाइप के होते हैं. नॉर्मली अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, पर्सनल और इन पर्सनल. कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? 2 टाइप के, पर्सनल और इन पर्सनल. इन पर्सनल आर डिवाइडेड इन द रियल एंड नॉमिनल. इन पर्सनल अकाउंट किसमें डिवाइड है? 2 पार्ट में, रियल एंड नॉमिनल. मतलब देखो, मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ. अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. 2 टाइप्स, पर्सनल और इन पर्सनल. अब पर्सनल अलग हो गया, और इन पर्सनल को हम जब डिवाइड करेंगे तो किसमें आएगा? रियल एंड नॉमिनल. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल की. पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय द पर्सनल अकाउंट? इंडिविजुअल अकाउंट है. इंडिविजुअल अकाउंट. क्या विजय आपका बैंक में अकाउंट है? यस सर. क्या आपके अलावा उस अकाउंट में आपके घर में किसी का भी सिग्नेचर चलता है उस अकाउंट में? नहीं, नो सर. यदि पैसा विड्रॉ करना है तो चेक बुक में आपके फैमिली का कोई भी बंदा साइन करेगा और चेक क्लियर हो जाएगा? नो सर. आपका ही सिग्नेचर लगेगा, राइट. आपका ही अकाउंट है, yes या no? आपके नाम का ही है, यस सर. राइट? तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट. ठीक है, अभी मुझे बताओ, क्या सोसाइटी के नाम का अकाउंट होता है? यस सर. बराबर. हाँ. यदि किसी सोसाइटी के नाम का अकाउंट है, जैसे वृंदावन वैली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ख्याति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शिव कृपा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बालाजी इंटरप्राइजेस, तो क्या ये पर्सनल अकाउंट में ही आएगा? स्वर्णा मैडम, किसमें आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा? और
कंपनी का अकाउंट, सोसाइटी का अकाउंट क्या पर्सनल अकाउंट में आएगा? No, sir. No, sir. हाँ, यस, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? कौन से पर्सन है? Artificial birth. आर्टिफिशियल। ये देखो दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो दिया हुआ है 1.5 पे दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन अकाउंट, एंड तीसरा है ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिया है? यस या नो? सबसे टॉप में देखना 1.5 में दिया है, Yes, sir. राइट? इसका मतलब आपका पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, अभी क्या किसी भी कंपनी में एक ही ट्रेडर होते हैं? एक ही ट्रेडर रहेगा क्या? एक ही कस्टमर होते हैं? नहीं सर, बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। बहुत डेटर भी होते हैं, बहुत क्रेडिटर भी होते हैं। ओके, तो डेटर और क्रेडिटर को हम यदि बात करते हैं तो डेटर के पास से पैसा आने वाला होता है, यस या नो? Yes. बिजनेस में डेटर के पास से पैसा आने वाला है और क्रेडिटर को हमें पैसा देना है। मतलब एक तो लेने वाला और एक देने वाला। लेने वाला डेटर और देने वाला जिसको हमको देना है वो क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर है। यस, जिसको हमको देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, और जिसके पास हमको लेना है वो हमारे लिए क्या है? डेटर। डेटर है, कस्टमर है। कस्टमर के पास से पैसा आता है, और क्रेडिटर जो हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो दोनों की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, यस या नो? लेकिन ये किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट। एनीवन एनी डाउट्स रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट? किसी को पर्सनल अकाउंट नहीं समझ में आया ऐसा कोई है? राश्री मैडम, एनी डाउट्स? पर्सनल अकाउंट? विजय? नो सर। अब मुझे बताओ, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट में आएगा? रियल। रियल कैसे हो जाएगा? बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट कैसे हो जाएगा? अब मुझे बताओ, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? यस या नो? सुकांती, या बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, यस या नो? यस यस, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जब बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा ना? यस सर। राइट प्रशांत? यस या नो? यस 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 यस। फिर और कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल में बिजनेस में डाल रहा हूं, कैपिटल में बिजनेस में डाल रहा हूं, ये मेरे लिए लायबिलिटी है ना? मैं इन्वेस्टर ही डाल रहा है ना, जो ओनर है, यस या नो? पैसा कौन डालता है? इन्वेस्टर, ओनर। ये किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? यस सर। यस यस। अभी हम कम इनटू द सेकेंड अकाउंट। देखो यहाँ पे दिया है नेचुरल पर्सन बीइंग included accounts being in the under that instead of debtor, credit and capital. Artificial person, that is not human being but act as like human. Okay, they have a separate entity, eye of law, and that is capable for entering the agreement. These including HUF, partnership firm, insurance company, cooperative housing society, company, municipal corporation, hospital, bank, and government body. It's all coming to the artificial person. Representative personal account, these are accounts, representative accounts of nature,
artificial person. When the expenses become the outstanding, prepaid expenses become accurate and they fulfill under this category. And outstanding salary, prepaid rent, accrued interest, unearned brokerage, this all come into the representative personal accounts. Now come with the real. Clear? यहाँ तक कोई डाउट्स है आपको? एनी डाउट्स? No, sir. ओके, तो बेसिकली रियल अकाउंट्स में भी हम लोग यदि बात करते हैं, these accounts are coming to the property of organization, जिसमें हम लोग इट्स कंसिस्ट ऑफ assets, properties, जो भी आपके फिक्स assets होते हैं, करंट assets होते हैं, दिस ऑल कम इनटू द रियल अकाउंट्स. वो रियल अकाउंट्स में आते हैं, जैसे फर्नीचर है, फिक्चर्स है, कैश है. और इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है? इट इज ए कंसिस्ट ऑफ assets and it is because cannot be touched, seen, measured, and that is it. जैसे goodwill है, goodwill is a part of intangible assets. Clear? And it is an example of real accounts. Nominal accounts, right? इसमें हम लोग basically all expenses लेते हैं. Okay, these are accounts are expenses, losses, and gain and income. These accounts are also called the fictitious account. They do not represent any tangible asset. Separate account maintained for each head of expenses, loss, gain, income. For example, interest account, commission account, discount account, and rent account, and salaried account. Clear? And this all come into the nominal accounts. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Nominal accounts बोलते हैं. And normal golden rules of account. Personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. And real accounts, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit the expenses and losses, credit the income and gains. I hope clear to all these three accounts, golden rules. Hello. Yes, Yes. sir. Okay. यहाँ तक किसी कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है? Anyone any doubts? I hope clear to all. Hello. Yes.